बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अभी तक हमने इस कोर्स के अंदर देख लिया है कि मोबाइल कंप्यूटिंग किसे कहते हैं और परवेसिव कंप्यूटिंग किसे कहते हैं। तो मोबाइल कंप्यूटिंग हमने ये देखा कि जिस वक्त आप मूव कर रहे हैं और मूवमेंट के दौरान अगर आप कंप्यूटिंग की फैसिलिटी आपको मिल रही है तो इसको मोबाइल कंप्यूटिंग कहते हैं। जबकि परवेसिव कंप्यूटिंग हमने लास्ट लेक्चर में इसको काफ़ी डिटेल में देखा और हमने देखा कि परवेसिव कंप्यूटिंग इसे कहते हैं कि जब आपके पास कंप्यूटिंग हर जगह पर और हर वक्त अवेलेबल हो, इसको यूबिक्विटस कंप्यूटिंग या परवेसिव कंप्यूटिंग कहते हैं। अब ये कैसे पॉसिबल होगा? तो फिर इसके लिए मैंने आपको बताया था कि जो स्मॉल माइक्रो प्रोसेसर्स हैं वो हमारे डेली लाइफ के ऑब्जेक्ट्स के अंदर उनको बिल्ट इन कर दिया जाता है, वो एम्बेड कर दिया जाता है और यूज़र को पता नहीं चलता कि वो डेली लाइफ ऑब्जेक्ट्स के साथ उसका इस्तेमाल कर रहा है या वो कंप्यूटर को यूज़ कर रहा है। तो ये बेसिक आइडिया है बिहाइंड यूबिक्विटस कंप्यूटिंग, हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। और फिर हमने हिस्ट्री देखी थी यूबिक्विटस कंप्यूटिंग की कि किस तरह से अर्ली डिवाइसेस बनाई गई थी। जैसे कि हमने पार्क टैब्स को देखा था और फिर पार्क पैड्स और लाइफ बोर्ड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉन्टेक्स्ट अवेयर कंप्यूटिंग। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कॉन्टेक्स्ट किसे कहते हैं। कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है बैकग्राउंड। जैसे कि आपने इंग्लिश में भी और उर्दू के अंदर भी आपने पढ़ा था, जिसको हम सियाको सबाक कहते थे उर्दू में। यानी जब भी हम कोई शेर पढ़ते हैं उर्दू के अंदर तो उसके लिए पहले हम उसका सियाको सबाक देखते हैं ताकि हमें समझ आ सके कि शायर ने किस बैकग्राउंड में ये बात कही है। जब तक आपको उसका सैको सबाक नहीं समझ आता तब तक आपको वो शेर सही मायनों में समझ नहीं आ सकता। तो इसलिए पहले उसका सियाको सबाक देखा जाता है, उसका बैकग्राउंड देखा जाता है ताकि हमें वो बात समझ आ जाए, उसके बाद हम शेर को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। इसी तरह हमारे मज़हब के अंदर भी जब आप कुरान को समझने की कोशिश करते हैं या हदीस को समझने की कोशिश करते हैं तो उसके अंदर भी कॉन्टेक्स्ट बड़ा इम्पॉर्टेंट है। यानी सियाको सबाक बैकग्राउंड बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप एक कुरान की आयत को डायरेक्ट लेकर समझने की कोशिश करेंगे तो उसमें चांसेस हैं कि इंसान गलती कर ले। इसलिए उसका पहले शान नज़ूल देखा जाता है, यानी ये किस वजह से ये वाली आयत नाजिल हुई है, इसका बैकग्राउंड क्या था, इसका कॉन्टेक्स्ट क्या था। तो ये कॉन्टेक्स्ट अब आपको आई होप समझ आ गया होगा कि कॉन्टेक्स्ट का मतलब बैकग्राउंड है, या इसको उर्दू में हम सियाको सबाक कहते हैं। वो भी आप स्कूल में काफ़ी दफ़ा हम कितने साल पढ़ते रहे हैं स्कूल के अंदर कि सियाको सबाक क्या होता है। तो सादा अल्फाज में बैकग्राउंड को कहते हैं। कॉन्टेक्स्ट अवेयर कंप्यूटिंग हम ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन का एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट है जो आज हम स्टडी करेंगे। नॉर्मली जिस वक्त आप कंप्यूटर को यूज़ करते हैं तो कंप्यूटर के साथ इंसान की इंटरेक्शन कैसे होती है, वो एक्सप्लिसिट तरीके से होती है। एक्सप्लिसिट का मतलब ये है कि आपने एक कीबोर्ड यूज़ किया हुआ है, एक माउस, इनको आप इस्तेमाल करते हैं और आप उस माउस के ज़रिए फिर पॉइंटर को मूव करते हैं और फिर किसी मेन्यू के ऊपर आप उसको माउस पॉइंटर को लेकर जाते हैं, वहाँ पे क्लिक करते हैं या किसी आइकन के ऊपर लेकर जाते हैं और उसके ऊपर डबल क्लिक करते हैं तब वो ओपन हो जाता है। तो ये आपके पास जो मोड ऑफ कम्युनिकेशन है या जो आप इंटरेक्शन कर रहे हैं कंप्यूटर के साथ वो एक्सप्लिसिट है। आपको जाके खुद इवन अगर आप टच भी कर रहे हैं, आजकल जो हमारे पास मोबाइल्स आ गए हैं और लैपटॉप्स आ गए हैं, इनको आप टच भी कर रहे हैं लेकिन स्टिल ये एक्सप्लिसिट है। आपको कोई एक्शन परफॉर्म करना पड़ता है जिसके जवाब में फिर कंप्यूटर आपको वो रिस्पॉन्स देता है। तो ये नॉर्मल कंप्यूटिंग का तरीक़ाकार यही है, चाहे वो माउस के ज़रिए आप कर रहे हैं या आप डिजिटल पेन के ज़रिए कर रहे हैं या आप टच के ज़रिए कर रहे हैं, लेकिन आपको एक्सप्लिसिटली आपको वो एक्शन परफॉर्म करना पड़ता है, तब जाके आप अपनी मर्ज़ी का काम ले सकते हैं। लेकिन कॉन्टेक्स्ट अवेयर कंप्यूटिंग का क्या आइडिया है? कॉन्टेक्स्ट अवेयर कंप्यूटिंग का आइडिया ये है कि कंप्यूटर को खुद ब खुद आपके कॉन्टेक्स्ट का, आपके बैकग्राउंड का पता हो
कि आप क्या कर रहे हैं, और उस हिसाब से कंप्यूटर्स और बाकी जो डिवाइसेस हैं वो आपको आपकी मर्ज़ी की सर्विस प्रोवाइड करें। याद रखें कि हम परवेसिव कंप्यूटिंग की बात कर रहे हैं, तो कॉन्टेक्स्ट अवेयर कंप्यूटिंग परवेसिव कंप्यूटिंग की वजह से ही पॉसिबल होगी। यानी हम एक ऐसी इन्वायरमेंट की बात कर रहे हैं जहाँ तमाम डिवाइसेस जो भी लिविंग के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, हमारे डेली लाइफ ऑब्जेक्ट्स, ये तमाम के तमाम स्मार्ट हैं, उनके अंदर माइक्रो प्रोसेसर लगा हुआ है, वो प्रोसेसिंग कर रहे हैं, और उनके अंदर रहते हुए हमें कॉन्टेक्स्ट अवेयर कंप्यूटिंग हमें अब मिल सकती है। तो इसकी एग्ज़ाम्पल क्या होगी? एग्ज़ाम्पल ये होगी कि मैं जहाँ पे जाऊँ, मुझे अपनी मर्ज़ी पे उस जगह के हिसाब से, उस टाइम के हिसाब से मुझे सर्विसेज मिलें। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं एक मस्जिद में चला जाता हूँ, तो वहाँ पर मेरा फ़ोन ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाए, ठीक है? सिस्टम डिटेक्ट करे कि मेरी इस वक्त लोकेशन क्या है, वो जीपीएस के ज़रिए सपोज़ वहाँ पे पता चल गया कि मैं इस वक्त एक मस्जिद में आ गया हूँ, और फिर सिस्टम चेक करे कि इस वक्त नमाज का टाइम है, नमाज खड़ी हुई है, तो फिर इन दोनों चीज़ों की मौजूदगी में फ़ोन ऑटोमेटिकली अपने ऑपरेशंस को चेंज करे और वो वाइब्रेशन मोड पे चला जाए, और फिर कोई रिंग ना आए जब तक कि नमाज का टाइम कंप्लीट नहीं हो जाता, फॉर एग्ज़ाम्पल। अब ये काम आपने खुद एक्सप्लिसिटली नहीं किया, बल्कि ये इम्प्लिसिटली हो गया है, ठीक है? हमें खुद मोबाइल जेब से निकाल के और उसको ऑफ़ नहीं करना पड़ा, या हमें खुद उसको जाके उसके वॉल्यूम को म्यूट नहीं करना पड़ा, या वाइब्रेशन पे नहीं लगाना पड़ा, बल्कि सिस्टम ने ये तमाम काम खुद कर दिए। अगर आपको कहीं पे भी समझ ना आए, तो आप अपने पास ये क्वेश्चंस नोट करें, और जैसा कि आपने भी पिछली क्लास में सजेशन दी थी और मैंने उसके साथ एग्री किया था कि जो आपके क्वेश्चंस होंगे वो हम अगली क्लास के अंदर उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो जहाँ पर आपको बात नहीं समझ आ रही, वो क्वेश्चंस अपने पास नोट करें, और फिर हम अगली क्लास के अंदर उस आपकी जो क्वेश्चंस हैं या जो चीज़ आपको समझ नहीं आ रही, उसके ऊपर फिर हम डिस्कशन करेंगे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप गौर से सुने, और सुनने के साथ साथ अपने क्वेश्चंस को नोट डाउन करें, लिखें, क्योंकि अभी तो याद होंगे लेकिन फिर जब डिस्कशन क्लास होगी तो उसमें वो क्वेश्चंस आपको भूल जाएंगे। तो इसलिए उन क्वेश्चंस को अपने पास नोट कर लें, ताकि जब हमारी डिस्कशन क्लास हो तो उसमें फिर हम उनको डिस्कस कर सकें। सेकंड एग्जांपल लेते हैं। सपोज़ करें कि मैं अपने ऑफिस में बैठा हुआ हूँ, और मैंने अपने कंप्यूटर पे पीसी के ऊपर एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना रहा हूँ। लेकिन अचानक मैंने देखा कि मेरी तो मीटिंग है, अभी मैंने मीटिंग रूम पहुँचना है, और उसमें सिर्फ 10 मिनट रह गए हैं या 5 मिनट रह गए हैं, और मैंने अपने ऑफिस से निकल के कैंपस से गुज़रते हुए मीटिंग रूम तक जाना है, और वहाँ पे पहुँच के फिर मैंने अब अपनी प्रेजेंटेशन देनी भी है। अब मेरे पास टाइम बहुत कम रह गया है। अब मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं उसको कॉपी करूँ किसी यूएसबी ड्राइव में, और फिर यहाँ से लेकर जाऊँ और फिर वहाँ जाऊँ, वहाँ पे मुझे पता चले कि यहाँ तो कंप्यूटर में यूएसबी की सपोर्ट नहीं है, या कोई कोई और मसला हो गया, या नेट काम नहीं कर रहा, या वहाँ पे यूएसबी डिटेक्ट नहीं हो रही, फॉर एग्ज़ाम्पल। तो अगर हम एक कॉन्टेक्स्ट अवेयर कंप्यूटिंग की बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि कंप्यूटर मेरा कॉन्टेक्स्ट समझ रहा है, सिस्टम मेरा कॉन्टेक्स्ट समझ रहा है। मेरा कॉन्टेक्स्ट क्या है? मेरा कॉन्टेक्स्ट ये है कि मैं अपनी प्रेजेंटेशन देना चाह रहा हूँ। कहाँ पे देना चाह रहा हूँ? मीटिंग रूम में जाके देना चाह रहा हूँ, और मैं बैठा इस वक्त ऑफिस में हूँ। तो सिस्टम डिटेक्ट करेगा कि मैं कहाँ बैठा हुआ हूँ। मैं तो ऑफिस में बैठा हुआ हूँ, और प्रेजेंटेशन कहाँ पड़ी हुई है? मेरे ऑफिस के कंप्यूटर में पड़ी है। तो अब 5 मिनट रह गए हैं, मैंने अपने ऑफिस से चलना शुरू किया है। तो कॉन्टेक्स्ट अवेयर कंप्यूटिंग ये कहती है कि ये प्रेजेंटेशन मेरे कंप्यूटर से मेरे मोबाइल पे आ जाए, क्योंकि मैं रास्ते में चल रहा हूँ, मोबाइल में मैं देखता जा रहा हूँ, और देखते देखते मैंने अगर उसके अंदर कोई चेंजेस करनी है तो कर लिया, और जब मैं मीटिंग रूम में पहुँचा हूँ तो यही प्रेजेंटेशन वहाँ पे कॉपी हुई भी हो, वहाँ पे पहुँच जाए मेरे मेरे साथ ही, और प्रोजेक्टर ऑन हो जाए जो ही मैं पहुँचा हूँ, क्योंकि मैंने स्केड्यूल बनाया हुआ था कि सपोज़ 10 बजे वहाँ मीटिंग स्टार्ट होगी, तो ऑटोमेटिकली प्रोजेक्टर ऑन हो जाए और उसके ऊपर स्लाइड्स चलना शुरू हो जाए।
इसको कॉन्टेक्स्ट अवेयर कंप्यूटिंग कहते हैं। यानी आपके कॉन्टेक्स्ट को देखते हुए डेली लाइफ ऑब्जेक्ट्स एडजस्ट हों और आपको आपकी मतलूबा सर्विसेज प्रोवाइड करें। अब प्रेजेंटेशन शुरू हो गई है और उसमें मैंने टेबल्स बनाए हुए थे और वहाँ पे जो बंदे बैठे हुए हैं वो उनको बोरिंग लग रही है, उनको मज़ा नहीं आ रहा, या वो डिजिट्स से उनको एलर्जी है, वो अच्छा नहीं लग रहा उनको कि टेबल्स की शक्ल में डेटा आ रहा है। तो सिस्टम आफ्टर रिकग्नाइजिंग द फेजेस ऑफ द पार्टिसिपेंट्स, सिस्टम उस टेबल में से ग्राफ्स ड्रा करेगा और ऑडियंस को दिखा देगा। अब ऑडियंस का इंटरेस्ट डेवलप हुआ और उनको वो जो डिजिट्स थे वो अब समझ आने लगे कि अच्छा इन टेबल्स का ये मतलब है और इन डिजिट्स का ये मतलब है। तो ये तमाम कॉन्टेक्स्ट अवेयर कंप्यूटिंग की एग्जांपल्स थी। आई होप कि आपको आइडिया क्लियर हो गया होगा। यानी कॉन्टेक्स्ट अवेयर कंप्यूटिंग आपके कॉन्टेक्स्ट को देखते हुए आपको सर्विसेज प्रोवाइड करने का नाम है। सो इससे मिलता जुलता एक आइडिया है विच इज़ कॉन्टेक्स्ट एडॉप्टेशन, यानी कॉन्टेक्स्ट को एडॉप्ट करना। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी कोई वर्ड नया आ जाए तो आपने उसके ऊपर 1-2 सेकंड गौर करना है, उसके अंदर ही उसकी डेफिनेशन छुपी हुई होती है, ठीक है? और वैसे इस कोर्स के अंदर बहुत ज़्यादा आप नए-नए टर्म्स देख रहे हैं तो परेशान बिल्कुल नहीं होना। हमने पहले देख लिया कि परवेसिव कंप्यूटिंग और फिर हमने एक दूसरा लफ्ज़ देखा यूबिक्विटस कंप्यूटिंग, ये दोनों एक ही चीज़ के नाम है। फ़र्क ये है कि यूबिक्विटस कंप्यूटिंग नाम उसका मार्क वेज़र ने रखा था और परवेसिव कंप्यूटिंग नाम आईबीएम ने रखा था। तो चीज़ तो एक ही है, दो नाम रख लिए तो खैर है, कोई बात नहीं। इसी तरह फिर हमने और नाम देखे मोबाइल कंप्यूटिंग और फिर हम देख रहे हैं कि इनविजिबल कंप्यूटिंग, बात सब मिलती जुलती है। इसी तरह यहाँ पे भी आपने परेशान नहीं होना। यहाँ पे है कॉन्टेक्स्ट एडॉप्टेशन, यानी कॉन्टेक्स्ट को एडॉप्ट करना। एक कॉन्टेक्स्ट एडॉप्टिव सिस्टम, ऐसा सिस्टम जो कि कॉन्टेक्स्ट को एडॉप्ट कर सके। जैसे कि अभी हमने दो एग्जांपल्स देखी हैं, एक मस्जिद वाली और एक मीटिंग वाली, उसमें यही सिस्टम लगा हुआ था जो कि यूज़र के कॉन्टेक्स्ट को एडॉप्ट कर रहा था। enables the user to maintain certain application, ये क्या करता है ये सिस्टम, ये यूज़र को इजाज़त देता है कि वो कोई ख़ास एप्लीकेशन अपने पास रख सके इन डिफरेंट फॉर्म्स, मुख्तलिफ शक्लों में, वाइल रूमिंग बिटवीन डिफरेंट वायरलेस एक्सेस टेक्नोलॉजीज़। जब वो डिफरेंट जगह पे अपनी लोकेशन चेंज कर रहा है, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, तो उसके दौरान वो अपनी ख़ास एप्लीकेशन को अपने साथ रख सके। इसकी एग्ज़ाम्पल हमने पहले भी डिस्कस की थी कि आप एमएस वर्ड में काम कर रहे हैं अपने घर पे और फिर आप रास्ते में आ जाते हैं, वही सेम एमएस वर्ड की फ़ाइल है, और फिर आप ऑफ़िस पहुंच जाते हैं, वही सेम एमएस वर्ड की फ़ाइल है। तो आपने लोकेशन चेंज की, आपने डिवाइसेस चेंज की, घर में आपके पास पीसी था, रास्ते में आपके पास मोबाइल था, ऑफ़िस में आपके पास लैपटॉप था, और आपने वायरलेस नेटवर्क्स चेंज किए, घर में आपका अपना वाईफ़ाई था, फिर आप रास्ते में आ गए, फिर आपने डेटा नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं, फिर आप यूनिवर्सिटी में आ गए, हो सकता है वहाँ पे आप यूनिवर्सिटी का वाईफ़ाई यूज़ कर रहे हैं। इसी तरह आप आज हमने एक और एग्ज़ाम्पल देख ली कि अगर मीटिंग है और मीटिंग में मैंने जाना है, तो उसमें मैंने अपनी लोकेशन चेंज की। एक ऑफ़िस से निकल कर मीटिंग रूम तक गया, हो सकता है बीच में 2-3 नेटवर्क्स मैंने क्रॉस किए हों, और इसी तरह डिवाइसेस भी मैंने चेंज की। ऑफ़िस में मैं पीसी पे काम कर रहा था, रास्ते में मोबाइल डिवाइस पे काम कर रहा था, और जब मीटिंग रूम में पहुंचा हूँ वहाँ प्रोजेक्टर पे काम कर रहा था। तो इसी तरह इसको कॉन्टेक्स्ट एडॉप्टिव सिस्टम कहते हैं, जो कि आपको ये इजाज़त दे कि आप एक ख़ास एप्लीकेशन को यूज़ करें। डिवाइसेस चेंज हो रही हैं और लोकेशंस चेंज हो रही हैं, वायरलेस एक्सेस के तरीके चेंज हो रहे हैं, लेकिन आपकी एप्लीकेशन वही है और आप अपना वही काम कर रहे हैं। तो इसको कॉन्टेक्स्ट एडॉप्टिव सिस्टम्स कहते हैं। हम अब एक और एग्ज़ाम्पल देखते हैं। ये एग्ज़ाम्पल बेसिकली ऑरा
प्रोजेक्ट कहलाती है। और एक प्रोजेक्ट था जो एयरपोर्ट्स पे अप्लाई किया गया। एयरपोर्ट पे हम देखते हैं कि नॉर्मली जब ख़ास तौर पे बड़े-बड़े एयरपोर्ट्स जो होते हैं जैसे कि दुबई का एयरपोर्ट या अबू धाबी का, जहाँ पे कई फ़्लाइट्स आ रही हैं और कई फ़्लाइट्स टेक ऑफ कर रही होती हैं, तो वहाँ पे मुख्तलिफ़ गेट्स बने हुए होते हैं। और हर एक गेट पे फिर जो भी फ़्लाइट एरोप्लेन आता है वो पर्टिकुलर गेट पे आता है। तो नॉर्मली इस तरह होता है कि एक आध गेट पे रश काफ़ी ज़्यादा होती है क्योंकि उधर फ़्लाइट आने वाली होती है और सब लोग उधर ही बैठ के इंतज़ार कर रहे होते हैं। जबकि बाकी 1-2 गेट्स के ऊपर खाली पड़ा होता है, कोई होता ही नहीं है क्योंकि वो बंद होता है उस वक़्त, वहाँ पे कोई फ़्लाइट नहीं आ रही होती। तो औरा प्रोजेक्ट भी इसी तरह ही है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास गेट नंबर 23 है जिसके ऊपर अभी फ़्लाइट आने वाली है थोड़ी देर में, तो सारे लोग उधर बैठे हुए हैं। अब सब अपने-अपने ने उन्होंने मोबाइल फ़ोन निकाले हुए हैं और वहाँ का जो वाई-फाई है उसको यूज़ कर रहे हैं। ज़ाहिर है कि अब इतने यहाँ ज़्यादा रश बैठी हुई है तो इस वजह से जो बैंडविड्थ है वो उस पे लोड काफ़ी ज़्यादा है और लोगों को बहुत कम-कम बैंडविड्थ मिल रही है, बड़ा स्लो इंटरनेट आ रहा है। क्योंकि हम बात कर रहे हैं कॉन्टेक्स्ट अवेयर कंप्यूटिंग की, तो यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट यही बन रहा है कि हर बंदा नेट को यूज़ करना चाह रहा है। तो यहाँ पे अब सिस्टम ये डिसाइड करेगा और चेक करेगा कि कहाँ पे बैंडविड्थ का इस्तेमाल कम हो रहा है। सपोज़ इस वक़्त सब लोग गेट 23 पर हैं लेकिन गेट 15 पे बंद है, इस वक़्त यहाँ पे कोई फ़्लाइट नहीं है और यहाँ पर नेट बिल्कुल फ़ारिग पड़ा हुआ है, कोई यूज़ ही नहीं कर रहा। अब औरा प्रोजेक्ट ये कह रहा है कि अगर आपने नेट यूज़ करना है तो औरा क्लाइंट ने ये डिटेक्ट किया कि गेट 15 इस वक्त खाली है और यहाँ पर बैंडविड्थ एक्सीलेंट इस वक्त स्पीड में मौजूद है, इंटरनेट वाईफाई। तो इसलिए ये औरा क्लाइंट यूज़र को बताएगा कि यहाँ से गेट नंबर 23 से आप राइट साइड पे चले जाएं और आप अगर 7 गेट छोड़ देंगे और गेट 15 तक पहुँच जाएंगे तो आपका काम आपको बहुत अच्छा इंटरनेट वहाँ पर मिलेगा। और आप के पास अभी फ़्लाइट के आने में बहुत टाइम है, अभी तो आप इतनी देर में आप ऐसा कर सकते हैं कि आप गेट नंबर 15 पे चले जाएँ, वहाँ पे अपना काम ख़त्म करें और फिर वापस आ जाएँ, तो आपकी फ़्लाइट अभी भी नहीं आई होगी, उसमें फिर भी टाइम होगा। तो ये एक अच्छी फैसिलिटी थी। और क्लाइंट आपको फ़र्दर फिर ये इस तरह से फैसिलिटेट करता है कि आप अपनी सपोज़ अगर आप ईमेल्स भेज रहे हैं, तो अपने ईमेल्स को प्रायोरिटाइज़ भी कर सकते हैं। ताकि जहाँ पे नेट अच्छा आएगा तो वो आपकी जो हाई प्रायोरिटी ईमेल्स हैं वो सेंड हो जाएंगी। और अगर सपोज़ आपके फ़्लाइट का टाइम हो गया है और आप वापस गेट नंबर 23 पे आ गए हैं, तो अगर लो प्रायोरिटी ईमेल्स अगर रह भी जाती हैं तो खैर है, लेकिन हाई प्रायोरिटी तो सेंड हो जाएंगी कम से कम। इन दिस वे ओरा क्लाइंट ने गाइड किया कि इस वक्त गेट नंबर 15 पे बैंडविड्थ अच्छी मौजूद है, तो यूज़र वहाँ पे चला गया और वहाँ पे उसने अपनी ईमेल्स या जो भी काम करना चाह रहे था यूज़र, उसने वो किया। अब वहाँ पे उसको मज़ा आ गया है, उसने कहा तो यहाँ तो बड़ा अच्छा नेट है यार, ये तो बहुत अच्छा काम हो रहा है, उसका टाइम ज़्यादा गुजर गया है। अब उधर से गेट नंबर 23 पे उसकी बोर्डिंग स्टार्ट होने वाली है, तो फिर और क्लाइंट उसको रिमाइंडर भेजता है कि भाई चलो काम जल्दी ख़त्म करें, आपने वापस गेट नंबर 23 पे पहुँचना है और वहाँ जाने में सपोज़ आपके 10 मिनट्स भी लगेंगे। तो फिर इसको यहाँ पे फिर मैसेज आ रहा है कि बस काम ख़त्म करें, सुनाओ आपकी फ़्लाइट ही मिस हो जाए। तो ओरा प्रोजेक्ट एक अच्छा प्रोजेक्ट था जिसने ये कॉन्टेक्स्ट अवेयर सर्विसेज प्रोवाइड की। लेकिन थ्योरेटिकली तो कॉन्टेक्स्ट अवेयर कंप्यूटिंग बड़ा अच्छा आइडिया है। अगर हम इसको प्रैक्टिकली करना चाहेंगे तो उसके अंदर हमारे पास फिर बहुत सारे इश्यूज़ हैं। वो इश्यूज़ क्या हैं? सबसे पहले तो हमें करंट लोकेशन को फाइंड आउट करना है, क्योंकि हमने अभी जितनी एग्जांपल्स डिस्कस की जैसे मस्जिद की इंफॉर्मेशन, तो सिस्टम को कैसे पता चलेगा कि मैं इस वक्त मस्जिद में हूँ। इसी तरह मीटिंग रूम की हमने एग्जांपल डिस्कस की, सिस्टम को कैसे पता चलेगा कि मैं ऑफिस में हूँ या मीटिंग रूम में हूँ। या ओरा प्रोजेक्ट की हम बात करें तो सिस्टम को कैसे पता चलेगा कि यूज़र गेट 23 पर है या गेट 15 पर है। तो सबसे पहले जो चीज़ है वो लोकेशन को फाइंड आउट करना है।
इसके लिए हमें चाहिए होगा कि हम यूज़र की लोकेशन को डिटेक्ट कर सकें। फिर उसके लिए फिर मुख्तलिफ़ टेक्नोलॉजीज़ हैं और आपने वो पढ़ी भी होंगी। आप उनसे वाकिफ़ हैं कि जीपीएस की मदद से हम लोकेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं, या हम बेस स्टेशन लगा दें इंडोर्स और रेडियो बीकन्स की मदद से हम फाइंड आउट करें। ये हमने देखा था कि अभी जो ज़्यूरिख पार्क में जो डिवाइसेस बनाई गई थी वो भी इसी रेडियो ये हमने देखा था कि ज़्यूरिख पार्क में जब इनिशियल डिवाइसेस बनाई गई थी, तो वो भी इसी रेडियो वेव्स को यूज़ कर रही थी। और फिर हम इंफ्रारेड को भी यूज़ कर सकते हैं। तो आपको अब आइडिया भी हो रहा होगा आहिस्ता-आहिस्ता कि ये कोर्स आपको क्यों पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि आपको मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि ये चीज़ें आप पढ़ चुके हैं, अब आप उसको कहीं पर इस्तेमाल कर रहे हैं, एप्लीकेशन आ गई है। जो नॉलेज आपने पहले पिछले सेमेस्टर्स में पढ़ा हुआ है, अब आप उसको अप्लाई करने का वक्त आ गया है, अब आप उसको इस्तेमाल कर होते हुए देखेंगे। अच्छा, दूसरा मसला ये है कि हमने यूज़र की एक्टिविटी को फाइंड करना है कि यूज़र क्या कर रहा है। यूज़र वॉकिंग कर रहा है, गाड़ी चला रहा है, किसी बस के पीछे भाग रहा है, क्या कर रहा है? तो ये कैसे होगा? अब इसको इसको कैसे डिटेक्ट करेंगे कि यूज़र इस वक़्त क्या कर रहा है? मसलन हो सकता है यूज़र सोया हुआ हो और उसकी प्रेज़ेंटेशन वहाँ पीछे पावर पॉइंट पे चल रही है, मिसाल के तौर पे। यूज़र प्रेज़ेंट ही नहीं कर रहा। तो इसको हम कैसे डिटेक्ट करेंगे, ये एक और प्रॉब्लम है। तो इसके लिए फिर हमें सोचना पड़ेगा और ऐसी टेक्निक्स ढूँढनी पड़ेंगी कि जिससे पता चल सके कि यूज़र इस वक़्त एक्टिविटी क्या कर रहा है। क्या उसके साथ हम बॉडी के साथ कोई हम सेंसर्स लगा दें, जिससे पता चले कि इस वक़्त यूज़र मूव कर रहा है या नहीं कर रहा, या हम उसको कैमरा लगा दें उसके ऊपर देखने के लिए। कैमरा तो वो यूज़र की तो लोकेशन चेंज हो रही है, कैमरा भी साथ-साथ कहाँ कैमरा लगाएँगे हम, यूज़र तो एक जगह पे नहीं बैठा हुआ। इसी तरह फिर एम्बिएंट एनवायरनमेंट बनाने की बहुत ज़रूरत है, यानी कि हमारी एनवायरनमेंट के अंदर सेंसर्स लगे हुए हों जो कि डिटेक्ट करें चीज़ों को, चाहे वो थिएटर है या कोई अकेला घर में बंदा बैठा हुआ है या किसी मीटिंग में है। तो एनवायरनमेंट हमारी स्मार्ट एनवायरनमेंट हो, इंटेलिजेंट एनवायरनमेंट होनी चाहिए। ऐसी एनवायरनमेंट हो जिसके अंदर बहुत सारे सेंसर्स लगे हुए हों और वो चीज़ों को खुद ब खुद डिटेक्ट करें, ये टेम्परेचर को डिटेक्ट करें, ह्यूमिडिटी को डिटेक्ट करें, एंड सो ऑन सो फोर्थ। इसी तरह हमने लोकल रिसोर्सेस और सर्विसेज अवेलेबल, इनको भी चेक करना है, ये भी एक प्रॉब्लम है। यानी अगर मेरी फ़ाइल ट्रांसफ़र हो रही है मेरे साथ साथ, जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ वहाँ फ़ाइल भी आ रही है, तो रास्ते में जितनी डिवाइसेस पे वो फ़ाइल चल रही है, क्या उन डिवाइसेस के अंदर इतनी कैपेबिलिटी है, क्या वो उनके अंदर इतनी रैम है, फॉर एग्ज़ाम्पल उनके अंदर इतना प्रोसेसर है कि वो मेरा प्रोग्राम चला सकें। मैं तो मूव कर रहा हूँ ना, और अकॉर्डिंग टू कॉन्टेक्स्ट अवेयर कंप्यूटिंग मेरी एप्लीकेशन भी साथ साथ चल रही है। एमएस वर्ड फाइल तो आसान है, वो तो चलें हर कंप्यूटर चला लेगा, लेकिन सपोज़ करें मैं कोई बड़ा सॉफ्टवेयर चला रहा हूँ, तो क्या वो बड़ा सॉफ्टवेयर भी हर कंप्यूटर पे चलेगा? या चले एमएस वर्ड ही है लेकिन कोई लिनक्स का कंप्यूटर बीच में आ जाता है, तो वहाँ पे एमएस वर्ड फाइल कैसे चलेगी फॉर एग्ज़ाम्पल? या किसी में एमएस वर्ड इंस्टॉल नहीं है, तो वो सर्विसेज अवेलेबल हैं या नहीं हैं, ये भी एक प्रॉब्लम हो सकता है। इसी तरह एक और प्रॉब्लम है स्क्रीन का, यानी जिस स्क्रीन पे वहाँ पे अवेलेबल है, मेरे मैं मूव कर रहा हूँ और मेरे साथ साथ मेरी एप्लीकेशन भी मूव कर रही है, तो रास्ते में अब जो डिवाइसेस आ रही हैं, क्या उनके अंदर इतनी स्क्रीन अवेलेबल है या उनकी रेजोल्यूशन इतनी अच्छी है कि मेरी जो एप्लीकेशन है वहाँ पर सही डिस्प्ले हो सके, या उन डिवाइसेस के अंदर इनपुट की फैसिलिटी मौजूद है। मुझे फॉर एग्ज़ाम्पल अब एक एंट्री करनी है, तो क्या यहाँ पे हर जगह पे कीबोर्ड लगा हुआ है, इनपुट हो सक रहा है, प्रोसेसिंग पावर इतनी है या नहीं है। जैसे मैंने एग्ज़ाम्पल दी कि मैं बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर चला रहा हूँ तो एक कंप्यूटर पे चल गया क्योंकि उसके अंदर तो अच्छा सीपीयू लगा हुआ था, लेकिन दूसरे कंप्यूटर में वो स्लो हो गया। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कंप्यूटर सीपीयू उसका कमज़ोर था, प्रोसेसिंग पावर उसकी कम थी। इसी तरह बैटरी लाइफ, तो ये भी इश्यूज़ हैं कॉन्टेक्स्ट अवेयर कंप्यूटिंग को लाने में। करंटली हमारे पास क्वालिटी ऑफ सर्विस अवेलेबिलिटी, ये भी बहुत ज़रूरी है। ख़ास तौर पे अगर हम रेडियो लिंक्स को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वहाँ पर हमारे पास क्वालिटी ऑफ सर्विस अच्छी होनी चाहिए।
और अवेलेबल भी होनी चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं कि एक इंटेलिजेंट एनवायरनमेंट या स्मार्ट एनवायरनमेंट किसे कहते हैं। एन इंटेलिजेंट एनवायरनमेंट इज़ अ लोकेशन that is equipped with sensors, actuators and computers. इंटेलिजेंट एनवायरनमेंट या स्मार्ट एनवायरनमेंट ऐसी जगह को कहते हैं जहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के सेंसर्स लगे हुए हों जो कि ऑटोमेटिकली ह्यूमन की एक्टिविटी को सेंस करें, जो भी कुछ वहाँ पर हो रहा है उस चीज़ को सेंस करें, एनवायरनमेंट को सेंस करें। और फिर उसके बाद डिफरेंट किस्म के एक्चुएटर्स लगे हुए हों जो कि सेंस इंफॉर्मेशन की बेस पर कुछ एक्शन परफॉर्म करें, और कंप्यूटर्स लगे हुए हों और ये सब आपस में एक दूसरे के साथ और इंटरनेट के साथ कनेक्ट हो। तो ऐसी जगह को इंटेलिजेंट एनवायरनमेंट या स्मार्ट एनवायरनमेंट कहते हैं। वो एक घर भी हो सकता है, स्मार्ट होम का नाम आपने सुना होगा, दैट कैन बी एन ऑफिस। स्मार्ट ऑफिसेस के आइडियाज़ भी निकल रहे हैं आजकल, और हॉस्पिटल भी हो सकता है, कोई भी जगह हो सकती है। तो ऐसी जगह जहाँ पर सेंसर्स लगे हुए हैं और उस सेंसर से डेटा कलेक्ट हो रहा है और फिर उसके बाद उस पर कोई एक्शन परफॉर्म हो रहा है, और फिर वो तमाम आपस में भी कंप्यूटर्स के साथ भी कनेक्ट हैं, इंटरनेट के साथ भी कनेक्ट हैं, और आप रिमोटली भी डिवाइसेस को कंट्रोल कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं। तो ऐसी जगह को स्मार्ट या इंटेलिजेंट एनवायरनमेंट कहा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी कमरे में कोई रूम एम्प्टी है और वहाँ पे कोई भी नहीं है तो लाइट्स ऑफ हो जाएं, और जो ही एक बंदा कमरे के अंदर इंटर होता है तो लाइट्स ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएं। इसी तरह अगर टेम्परेचर 25 से कम है तो एसी ऑफ़ हो जाए, और जो ही टेम्परेचर 25 से या 30 से ज़्यादा बढ़ता है तो एसी ऑटोमेटिकली ऑन हो जाए, एंड सो ऑन सो फोर्थ। इस चीज़ को अचीव करने के लिए हम इंटेलिजेंट एजेंट सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, जिससे कि किसी भी ऑक्यूपेंट की प्रेजेंस का पता चलता है, और इससे फिर जो एनवायरनमेंट है उसको अकॉर्डिंग टू द ऑक्यूपेंट जो इस एनवायरनमेंट के अंदर मौजूद है उसके हिसाब से उसको ढाला जाता है, ताकि वो एनवायरनमेंट यूज़र की या ऑक्यूपेंट की मर्ज़ी के मुताबिक हो जाए। अब ऐसी इन्वायरमेंट में ऑक्यूपेंट अपने इन्वायरमेंट से बात करेगा विद द हेल्प ऑफ स्पीच बोलकर या नेचुरल लैंग्वेज के अंदर, और सेंसर्स मॉनिटर करेंगे उसकी एक्टिविटीज़ को और एनवायरनमेंट को कि एनवायरनमेंट में क्या हो रहा है और ऑक्यूपेंट क्या क्या कुछ कर रहा है। तो थ्योरेटिकली तो ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग आइडिया लग रहा है, लेकिन इसके अंदर भी बहुत सारे इश्यूज़ हैं। ये इतना आसान नहीं है इसको स्मार्ट एनवायरनमेंट को बनाना। सबसे पहला जो इशू है वो तो कम्युनिकेशन का इशू है कि कम्युनिकेशन के लिए कौन सा मीन्स यूज़ किया जाएगा। क्या रेडियो वेव्स की मदद से कम्युनिकेशन की जाएगी, या आजकल जो एक और नया कॉन्सेप्ट आ रहा है लाइट बेस्ड कम्युनिकेशन, लाइट को भी यूज़ किया जा सकता है फॉर ट्रांसफरिंग ऑफ डेटा। और जिस तरह हमारे पास पहले वाईफाई था, तो अब आपने शायद नाम सुना हो कि अब हमारे पास लाईफाई है, जिसमें हम लाइट को यूज़ कर सकते हैं फॉर ट्रांसफरिंग ऑफ डेटा। इसी तरह फिर सेकंड नंबर पे एक और मसला ये आ गया है कि क्योंकि अब हम हर एक डिवाइस के को हम स्मार्ट बना रहे हैं, और हमारे जो डेली लाइफ जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं हम सब के अंदर हमने माइक्रो प्रोसेसर फिट कर दिया है। तो इन माइक्रो प्रोसेसर को चलाने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्या हमें अब हर डिवाइस को इलेक्ट्रिसिटी पावर देनी पड़ेगी? तो ये तो पॉसिबल नहीं है। फिर अगर हम बैटरीज़ को यूज़ करते हैं तो वो भी पॉसिबल नहीं है। ये हमारे लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा कि अगर हम हर एक चीज़ में एक प्रोसेसर लगा रहे हैं तो फिर डेली लाइफ ऑब्जेक्ट्स में सब चीज़ों के अंदर बैटरीज़ लगाएं वो पावर सप्लाई करने के लिए। तो फिर बैटरीज़ को चार्ज करना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि आप अपने सोफ़े को भी चार्ज पे लगा रहे हैं, अपने फ़ैन को भी चार्ज पे लगा रहे हैं, अपने दरवाज़े को भी चार्जिंग कर रहे हैं, अपनी कुर्सी को भी चार्जिंग पे लगाया हुआ है आपने, और अपने टेबल को भी चार्जिंग। जिस जिस चीज़ में माइक्रो प्रोसेसर फिट किया था उन सब को आप चार्जिंग पे लगाएंगे, सो दैट वुड बी इम्प्रैक्टिकल। अल्टरनेटिवली अगर हम सोलर सेल को यूज़ कर रहे हैं तो वो भी हर इन्वायरमेंट में सूटेबल नहीं है,
कि हम अब ये तो इंडोर चीज़ें हैं, यहाँ पर अब सोलर लाइट्स कैसे हम इनको प्रोवाइड करेंगे। तो क्या करें फिर, सोलर सेल्स को यूज़ करें या फ्यूल सेल्स को यूज़ करें, या इंसान की अपनी बॉडी से हीट से कोई इस तरह की मैकेनिज़्म होना चाहिए कि उससे ही ये बैटरीज चार्ज हो जाएं। तो हमारे पास जो नए प्रोसेसर्स आ रहे हैं फ्यूचर के, उसके अंदर मेन इशू स्पीड नहीं है, क्योंकि पहले ये होता था कि स्पीड की बेस पे प्रोसेसर का नया डिज़ाइन आ जाता था कि पुराने प्रोसेसर स्लो हैं तो अब उससे फास्ट प्रोसेसर आ गया, फिर उससे फास्ट प्रोसेसर आ रहे थे। लेकिन अब फ्यूचर प्रोसेसर के डिज़ाइन में अब स्पीड हमारे पास मेन कंसर्न नहीं है, बल्कि उसके अंदर मेन कंसर्न होगा कि वो पावर को कम से कम इस्तेमाल करें। तो ये अब एक इशू है हमारे पास कि हमारे पास जो अभी एग्जिस्टिंग प्रोसेसर्स हैं वो पावर को कंज्यूम करते हैं, और उसके लिए हमें फिर उनके लिए या तो परमानेंट इलेक्ट्रिक सोर्स प्रोवाइड करना पड़ेगा, वो भी पॉसिबल नहीं है। और अगर हम बैटरीज़ को यूज़ करते हैं तो बैटरीज़ तो फिर रिचार्ज करनी पड़ती हैं, तो वो भी एक बहुत बड़ा इशू है कि इतनी बहुत सारी बैटरीज़ को हम कैसे रिचार्ज करेंगे। इसी तरह हार्डवेयर के जो और इश्यूज़ हैं उसमें हमने देख लिया कि पावर कंजम्पशन एक बहुत बड़ा इशू है। हमारे लिए ये पॉसिबल नहीं है कि हम जो डिवाइसेस हैं या डेली लाइफ ऑब्जेक्ट्स हैं उनको हम उनके अंदर बैटरीज़ लगाएं और फिर बैटरीज़ को चार्ज करें, और फिर अगर बैटरी कोई ख़राब हो जाती है उसको हम रिप्लेस करें। तो फ्रीक्वेंटली ये करना इम्पॉसिबल है। इसके लिए फिर हमें ऐसा करना पड़ेगा कि हमें कुछ फीचर्स को हार्डवेयर में इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, यानी उसके लिए उसके कुछ सर्किट बनाना पड़ेगा और चिप बनानी पड़ेगी, और हार्डवेयर के अंदर उस फीचर को हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और कुछ फीचर्स को हमें सॉफ्टवेयर के अंदर इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। फ़ीचर से क्या मुराद है? फ़ीचर्स से मुराद ये है कि आपका सिस्टम क्या-क्या फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कर रहा है, जैसे कि डिस्प्ले करा कुछ इन्फॉर्मेशन को डिस्प्ले कराना, ये एक फैसिलिटी है। नेटवर्किंग करना, यानी कि डेटा एक डिवाइस दूसरी डिवाइस को भेज रही है, और एक डिवाइस दूसरी डिवाइस से कनेक्टेड है, कम्युनिकेशन कर रही है। डेटा की प्रोसेसिंग करना, डेटा को स्टोर करना, और इसी तरह क्वालिटी ऑफ सर्विस प्रोवाइड करना, एक वक्त में एक से ज़्यादा काम करना, मल्टीटास्किंग। तो ये सारे फीचर्स हैं, लेकिन इसके अंदर हमने कुछ फीचर्स को सॉफ्टवेयर में इम्प्लीमेंट करना है और हार्डवेयर में इम्प्लीमेंट करना है, और फिर उनके दरमियान बैलेंस रखना है, ताकि ऐसा ना हो कि सारे फीचर्स का हम हार्डवेयर में इम्प्लीमेंट कर दें या सारे फीचर्स को हम सॉफ्टवेयर में इम्प्लीमेंट कर दें। उनके दरमियान हमने बैलेंस रखना है। इसी तरह एक और चैलेंज ये है कि हमारे पास जब फ्यूचर के अंदर हम अपने सिस्टम में कुछ मॉडिफिकेशन करना चाहें, या अपने सिस्टम को एक्सपेंड करना चाहें, कुछ फीचर्स के अंदर हम इजाफा करना चाहें, हम चाह रहे हैं कि अब हमारा सिस्टम ये नया काम भी कर सके, तो वो आसानी के साथ हो सके। ऐसा ना हो कि अभी तो हम एक सिस्टम बना लें और फिर उसके बाद जब हम उसके अंदर मॉडिफिकेशन करेंगे बाद में फ्यूचर में या उसको एक्सपेंड करेंगे, तो वो फिर बाद में हो ही ना सके, बहुत मुश्किल हो। तो ये आसान बनाना ये बज़ाते ख़ुद एक चैलेंज है कि आप अपने सिस्टम को कैसे ऐसा बनाएंगे कि उसके अंदर फ्यूचर में मॉडिफिकेशन करना आसान हो। तो फिर हमें उसका स्ट्रक्चर इस तरह का बनाना पड़ेगा कि हमें मॉड्यूलर स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, यानी हमारे सिस्टम में मॉड्यूल्स डिफरेंट किस्म के मॉड्यूल्स, और उनको हमने सिस्टम की शक्ल दी है, या हमें इंटीग्रेशन कर सकें हम, जो हमारे एक ही मॉड्यूल है और एक ही हमने पूरा सिस्टम बनाया है उसमें मज़ीद नई चीज़ें ऐड कर सकें। तो इन दोनों के दरमियान हमें सोचना पड़ेगा कि हमारा एक मोनोलिथिक स्ट्रक्चर हो, यानी कि एक ही जगह पर हमने सब कुछ डाल दिया और उसके अंदर हम इंटीग्रेशन करने चाह रहे हैं, या हमारे पास मॉड्यूलर स्ट्रक्चर हो, यानी कि बहुत सारे मॉड्यूल्स बने हुए हैं और उसके अंदर हम उसमें से कुछ डिलीट कर रहे हैं या ऐड कर रहे हैं। तो ये सोचना और इस तरह का डिज़ाइन बनाना ये चैलेंजिंग है। देन नेटवर्क के इश्यूज़ हैं हमारे पास कि अगर हम नेटवर्क को यूज़ कर रहे हैं तो कौन से वाले नेटवर्क को हम यूज़ करें। हमारे पास वायरलेस को जो मीडियम्स हैं उनको हम यूज़ करें, जैसे कि हमारे पास वाईफाई है, आपको पता ही ये स्टैंडर्ड है वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए 802.11, और इसी तरह फिर ब्लूटूथ को हम यूज़ कर सकते हैं, और इसी तरह हम फिर जो हमारे पास मोबाइल सेलुलर नेटवर्क्स हैं हम उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ईच वन हैज़ देयर ओन
एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, हर एक की अपनी अपनी रेंजेस हैं कि जिस रेंज में वो डेटा को ट्रांसमिट कर सकते हैं। और हम देख रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता कुछ चीज़ें ख़त्म होती जा रही हैं, जैसे ब्लूटूथ अब आहिस्ता आहिस्ता पुराना होता जा रहा है और उसका इस्तेमाल कम होता जा रहा है, और इसकी जगह पे फिर और नई नई चीज़ें आ रही हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि लाई-फाई का कॉन्सेप्ट आ गया है अब। इसी तरह क्वालिटी ऑफ सर्विस को मेंटेन रखना ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और हमने पिछले लेक्चर के अंदर एग्जांपल्स देखी थी कि आप मूवमेंट कर रहे हैं, या आज हमने जो एग्जांपल्स देखी हैं उसमें हमने यही देखा कि यूज़र जो है वो मूव कर रहा है, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा है। इसका मतलब ये है कि वो फिर एक नेटवर्क से भी निकल रहा है और दूसरे नेटवर्क में जा रहा है। तो यूबीकॉम की डिवाइसेस अपने नेटवर्क्स को चेंज कर सकती हैं, ये एक आम सी बात है। तो फिर उनका आईपी एड्रेस क्या होगा? उनका आईपी एड्रेस फिर मोबाइल आईपी एड्रेस होगा उनका, वो भी चेंज होता रहेगा साथ साथ। तो इसको कैसे मेंटेन किया जाए, और कैसे एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में अगर कोई यूज़र जा रहा है तो उसका आईपी एड्रेस कैसे चेंज होगा ताकि उसका काम भी इफ़ेक्ट ना हो। जैसे हम डिस्कस कर रहे थे कि आप घर में भी एक नेटवर्क से कनेक्टेड हैं और वहाँ पे एमएस वर्ड में फ़ाइल में काम कर रहे हैं, फिर आप रास्ते में आ गए हैं तो आपने अपना नेटवर्क चेंज कर दिया है, आपका आईपी एड्रेस भी चेंज हो गया है, लेकिन आपकी फ़ाइल वही है, उसी पे आप काम कर रहे हैं। फिर आप अपने ऑफिस में पहुंच गए हैं तो वहाँ पर भी आपकी वही फ़ाइल है, लेकिन आपका फिर नेटवर्क चेंज हुआ है और आईपी एड्रेस भी चेंज हुआ है। तो ये आपके कैसे मेंटेन कैसे रखा जाएगा कि यूज़र को पता भी ना चले और वो कि उसका नेटवर्क चेंज हो गया और उसको बार बार कनेक्ट रिकनेक्ट ना करना पड़े, और उस वो अपना स्मूथली अपना काम करता रहे। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। एप्लीकेशन लेवल पे अगर हम आ जाएँ तो एप्लीकेशन लेवल के भी अपने चैलेंजेस हैं। ज़ाहिर है कि हमारे पास जो यूबिक्विटस कंप्यूटिंग है उसके अंदर एप्लीकेशंस या ऐप्स ही हमारे पास मेन पॉइंट है जहाँ पर यूज़र उसको इस्तेमाल करेगा। फिर इसके लिए हमें यूज़र की लोकेशन का पता होना बहुत ही ज़रूरी है ताकि हम उसको उस हिसाब से सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें। इसके लिए हमने देखा है कि हमारे पास कुछ डिवाइसेस भी बनाई गई हैं परवेसिव कंप्यूटिंग के अंदर, जैसे एक्टिव बैजेस थे, और इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट फीचर्स भी हैं, जैसे ऑटोमेटेड कॉल फॉरवर्डिंग। अगर एक बंदा अपनी लोकेशन से हट कर किसी और लोकेशन पे चला गया है तो वहाँ पर उसको कॉल फॉरवर्ड की जाए, या ड्यूरिंग द कॉल अगर वो मूव कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है, तो उस हिसाब से उसको सर्विस प्रोवाइड की जाए। इसी तरह किसी ख़ास बंदे को ढूंढना कि इस वक्त मिस्टर एक्स कहाँ पर मौजूद हैं ताकि हम उसको मीटिंग के लिए कॉल कर सकें, या अगर हम किसी बिल्डिंग में एक्टिविटी देखना चाह रहे हैं और हम ये देखना चाह रहे हैं कि इस वक्त हमारी सराउंडिंग्स में क्या हो रहा है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो अब ये सारे काम इतने आसान नहीं हैं, ये काफ़ी एक चैलेंजिंग है। इसी तरह हम अपने अगर हमारे पास एक वर्चुअल मीटिंग हो रही है और उसके अंदर हम कोई ड्राइंग शेयर करना चाह रहे हैं, तो फिर अब ये कैसे होगा, ये शेयरिंग कैसे होगी? क्या इसके अंदर 100 पीपल्स तक हम शेयर कर सकते हैं, या 100 पीपल्स हमने मीटिंग का स्टार्ट लिया और उसके बाद फिर और लोगों ने ज्वाइन करना शुरू कर दिया, तो ये वाली में जो हम काम कर रहे हैं क्या ये स्केलेबल है? स्केलेबल से मतलब ये कि हम इसका साइज़ बढ़ा सकते हैं। तो फिर इसका अगर हम साइज़ बढ़ा सकते हैं तो वो उसके लिए फिर हमें एफिशिएंट बैंडविड्थ चाहिए होगी ताकि हम मल्टीकास्ट कर सकें और जो ड्राइंग है वो हम बाकी सब लोगों के साथ शेयर कर दें। मिसाल अब 5000 बंदे अगर आ जाते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, तो उसके लिए फिर बैंडविड्थ इतनी एफिशिएंट होनी चाहिए कि हम तमाम लोगों को वो ड्राइंग शेयर कर सकें। अनदर प्रॉब्लम इज़ सिक्योरिटी, क्योंकि हम बात कर रहे हैं एक इंटेलिजेंट एनवायरनमेंट की, हम बात कर रहे हैं यूबिक्विटस कंप्यूटिंग की। तो यूबिक्विटस कंप्यूटिंग के अंदर तो इंटरेक्शन होगी बिटवीन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, तो उनकी बाउंड्रीज़ को स्पेसिफाई करना बहुत ज़रूरी है। उनके अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन में एक ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल हो रहा होगा, दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल हो रहा होगा, तो उनको एनालाइज करना, उनकी आपस में इंटीग्रेशन करना। इसी तरह डेटाबेसेस अलग अलग होंगी हर ऑर्गेनाइजेशन में,
और हर ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी सिक्योरिटी के लिए फायरवॉल्स लगाए हुए होंगे, और उनके जो हार्डवेयर्स हैं, राउटर्स वगैरह, वो डिफरेंट डिफरेंट होंगे। तो जब एक यूज़र एक जगह से मूव करके कहीं और जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि यूज़र के पॉइंट ऑफ व्यू से तो उसको सर्विस मिलनी चाहिए, लेकिन हम टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं कि टेक्निकली आपकी ऑर्गेनाइजेशन चेंज हो गई, आपका नेटवर्क चेंज हो गया, आईपी एड्रेस चेंज हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम चेंज हो गया, डेटाबेसेस, फायरवॉल, सब कुछ चेंज हो गया है। तो यूज़र को स्मूथली सर्विसेज मिलनी चाहिए। तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि ये कैसे होगा। देन सिक्योरिटी के अंदर हमारे पास एक और भी इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि ऐसा ना हो कि हम अपनी जब फाइल को यूज़ कर रहे हैं और डिफरेंट नेटवर्क्स के अंदर जा रहे हैं, तो कोई ऐसा नेटवर्क आ जाए जहाँ पे सिक्योरिटी मेजर्स अच्छे नहीं हैं और हमारा डेटा कहीं हैक ना हो जाए। तो हैकिंग से कैसे बचा जाएगा? कैसे तमाम नेटवर्क्स जहाँ जहाँ पे यूज़र मूव कर रहा है उनको सिक्योर बनाया जाएगा? क्योंकि एक सेइंग है कि एवरीथिंग वर्थ हैकिंग गेट्स हैक्ड। जो भी चीज़ हैकिंग के काबिल होती है तो उसको हैक कर दिया जाता है। तो यूज़र तो मूव कर रहा है बिटवीन डिफरेंट नेटवर्क्स। अब इन नेटवर्क्स के अंदर हैकिंग अगर हो जाती है तो हम कैसे इनके ऊपर रिलाई कर सकते हैं? इसका मतलब ये है कि हमें कोई ऐसा सलूशन चाहिए जो कि हमें दोस्त और दुश्मन की पहचान कर सके। ठीक है, हमें बता सके कि ये वाला नेटवर्क्स अच्छा है, ये फ्रेंडली है, और ये वाला जो नेटवर्क है ये सिक्योर है, जबकि दूसरा जो है वो सिक्योर नहीं है। तो इस तरह से हमारा एक ट्रस्ट लेवल यूज़र का इस पूरे सिस्टम के ऊपर डेवलप होगा। थोड़ा यहाँ पर रुकते हैं और ये सोचते हैं कि हम इस वक्त क्या स्टडी कर रहे हैं। तो वापस मैं आपको ज़ूम आउट करूं और आपको बता दूं कि हम बेसिकली परवेसिव कंप्यूटिंग के आइडिया को देख के हम चल रहे थे, और हमने परवेसिव कंप्यूटिंग में ये देखा कि परवेसिव कंप्यूटिंग का आइडिया तो बहुत अच्छा है, और इसमें यूज़र को कंप्यूटेशन हर वक्त और हर जगह मिल रही होती है। और मोबाइल कंप्यूटिंग का हमने आइडिया देखा कि मोबाइल कंप्यूटिंग के अंदर जब यूज़र मूव कर रहा है उसको कंप्यूटिंग मिल रही होती है। तो आइडियाज़ तो दोनों बहुत ज़बरदस्त हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन अब हम उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर जब हम आते हैं तो फिर उसके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, हम अब उनको डिस्कस कर रहे हैं। देन अनदर पॉइंट रिलेटेड टू सिक्योरिटी इज़ स्मॉल कम्युनिकेटर्स आर इजीली लॉस आर स्टोलन। ठीक है, जो आपके पास छोटे कम्युनिकेटर्स हैं, जिनके अगर कोई इम्पोर्टेंट डेटा है उनके पास, तो उसको आसानी के साथ चुराया जा सकता है। फिर इसके लिए हमें कोई बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट्स का सहारा लेना पड़ेगा और उसकी मदद से हमें ऑथेंटिकेशन करवानी पड़ेगी अगर आप इस डेटा को सिक्योर बनाना चाहते हैं। तो हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म की सिक्योरिटी टेक्नोलॉजीज़ ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं। हम उनको भी हमें फिर इस मोबाइल और परवेसिव कंप्यूटिंग के आइडिया को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें लाना पड़ेगा। इसी तरह अगर हम प्राइवेसी की बात करें तो जो हमारी लोकेशन सर्विसेज हैं वो यूज़र की मूवमेंट को ट्रैक कर सकती हैं विद इन फ्यू मीटर्स तक। लेकिन यहाँ से यूज़र को एक सेंस मिलता है कि उसको चेक किया जा रहा है या उसकी रिकॉर्डिंग हो रही है। तो फिर यूज़र के पास भी कंट्रोल होना चाहिए कि वो जब चाहे इस रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर दे इन ऑर्डर टू कीप हिज और हर प्राइवेसी, या वो सिर्फ अपनी मर्ज़ी की इंफॉर्मेशन शेयर करे जिसके साथ शेयर करना चाह रहा है। कोई कंट्रोल होना चाहिए यूज़र के पास ताकि उसकी कोई प्राइवेसी बाकी रह सके। तो अगर यूज़र चाह रहा है तब उसकी इन्फॉर्मेशन शेयर हो, अगर यूज़र नहीं चाह रहा तो फिर उसकी इन्फॉर्मेशन शेयर ना हो। इसी तरह हमारे पास फिर ऐसे सिस्टम्स भी मौजूद हैं जो प्रेडिक्शंस देते हैं और बताते हैं कि इसके बाद आपने किस किस्म का काम करना है। इसकी बेस्ट एग्जांपल यही है, जो हम अगर सोशल मीडिया को यूज़ करते हैं, जैसे कि हम फेसबुक पे या हम गूगल के अंदर यूट्यूब पे कुछ चीज़ सर्च करते हैं, तो वो ये रिकॉर्ड कर लेता है सिस्टम अपने पास आपका बिहेवियर, कि आप किस किस्म की वीडियोस देख रहे हैं और क्या चीज़ आपने एक दफ़ा सर्च कर ली है, ये चीज़ें रिकॉर्ड हो जाती हैं। और नेक्स्ट टाइम फिर आप जब कोई और काम भी कर रहे होंगे तो आपके पास उसी किस्म की वीडियोस बार बार
वो प्रिडिक्शन सिस्टम सामने लेकर आएगा बेस्ड ऑन योर पास्ट बिहेवियर। तो परवेसिव कंप्यूटिंग के अंदर भी यही है कि प्रेडिक्शन सिस्टम्स हमारे पास अवेलेबल हैं जो कि उस लोकेशन के हिसाब से चीज़ों को रिलेट कर सकते हैं, और जो आपका कॉन्टेक्स्ट होगा या जो आपका बिहेवियर होगा उस हिसाब से आपको मुख्तलिफ़ किस्म की सर्विसेज ऑफ़र की जाएंगी। लेकिन स्टिल प्राइवेसी हमने एज ए ह्यूमन बीइंग अपनी मेंटेन रखनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप नहीं चाहेंगे कि आपका एम्प्लॉयर या कोलीग्स या इंश्योरेंस कंपनी को पता चले कि आपने अपने जेब में एक मॉनिटर रखा हुआ है जिससे कि आप अपना ब्लड प्रेशर चेक कर रहे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, या अपना शुगर लेवल चेक कर रहे हैं। तो ये आपकी प्राइवेट चीज़ है और आप नहीं चाह रहे कि किसी के साथ इसको शेयर किया जाए। इसी तरह एक और मसला जो है वो आपकी ऑथेंटिकेशन का है और एनोनिमिटी का है। यानी आप अपने आप को एनोनिमस रखना चाहते हैं, किसी को नहीं बताना चाह रहे कि आप कौन हैं, और आप किस सर्विस को यूज़ करना चाह रहे हैं बग़ैर अपना नाम बताए। लेकिन दूसरी जगह पर आप अपना यूज़र नेम और पासवर्ड लिख रहे हैं, तो फिर इस तरह से जो भी अगर आपको वॉच कर रहा है उसको पता चल जाएगा कि आपने इस वक्त क्या किया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की है या आप किसी वेबसाइट पे जाके अपना डेटा दे रहे हैं, तो आपके बारे में सारा कुछ पता चल जाएगा। अब अगेन यहाँ पे भी हमारे पास अब नए सिस्टम्स जितने भी आ रहे हैं, हम कोई भी वेबसाइट ओपन करते हैं तो वो हमसे हमारे या तो जीमेल की आईडी मांगता है या हमारे से फेसबुक की आईडी मांगता है। तो पहले ये होता था कि आपको रजिस्टर करना पड़ता था, वहाँ पे आप अपनी पूरी इन्फॉर्मेशन एंटर करते थे, फिर आप उस वेबसाइट की जो सर्विस है वो उसको एक्सेस कर सकते थे। लेकिन अब उन्होंने आसानी बनाने के लिए अब आपको ये कर दिया है कि आप फेसबुक का अकाउंट से लॉगिन हो जाएं या गूगल के अकाउंट से जीमेल से लॉगिन हो जाएं, तो आप उस सर्विस को यूज़ कर लेंगे। कर तो आप लेंगे, लेकिन वहाँ पे बेसिकली आपने अपनी ऑथेंटिकेशन दे दी है, अपनी इंफॉर्मेशन दे दी है, और जो बिज़नेस है उसको पता चल गया है कि कौन बंदा था जिसने आके ये सर्विस यूज़ की है। तो इस तरह से आपकी एनोनिमिटी वहाँ पे नहीं रही। अब आप एनोनिमस नहीं रहे, बल्कि उनको पता चल गया है कि ये बंदा आया था जिसकी ये आईडी है और ये यूज़र नेम है और ये पासवर्ड है, तो इस बंदे ने आके सर्विस यूज़ की है। फिर उसके बाद होता ये है कि जब हम एक जगह पे एक वेबसाइट में अपने आप को रजिस्टर करा लेते हैं, तो फिर उनकी ईमेल्स आना शुरू हो जाती हैं एडवर्टाइजमेंट से भरी हुई, और हर वक्त हमारे पास स्पैम ईमेल्स आती रहती हैं। क्यों? क्योंकि हमने किसी वेबसाइट पे जाके अपना ईमेल एड्रेस दे दिया था फॉर एग्ज़ाम्पल, तो वहाँ से फिर हमें उसी हिसाब से बार बार ईमेल्स आने लगती हैं और ये हमारा कॉन्टेक्स्ट बन जाता है। तो आप देख रहे हैं कि ये चीज़ें रिलेटेड है परवेसिव कंप्यूटिंग से, लेकिन इसके अंदर काफ़ी चीज़ें इस वक्त हम प्रैक्टिकली फेस भी कर रहे हैं। ठीक है, जैसे ही मैंने आपको प्रेडिक्शन सिस्टम बताया, जैसे मैंने आपको बताया एग्जांपल दी कि ऑथेंटिकेशन की, और ये एडवर्टाइजमेंट ईमेल्स की, एसएमएस भी आजकल आ रहे हैं एडवर्टाइजमेंट के। तो हमारी प्राइवेसी ख़त्म हो रही है। हम जो जो एक्टिविटीज़ करते जा रहे हैं वो ओपन हैं और सिस्टम्स उनको नोट करते जा रहे हैं और इस हिसाब से हमें ट्रीट किया जा रहा है। इसके बाद अगर हम मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इतने बड़े सिस्टम्स को मैनेज करना बहुत मुश्किल है। नाउ वी हैव वेरी लार्ज स्केल कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स जिसके अंदर जितने भी डेली लाइफ ऑब्जेक्ट्स हैं सब में हमने प्रोसेसर्स लगा दिया, मतलब बिलियंस ऑफ प्रोसेसर्स हैं हमारे पास, और पूरी दुनिया की मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस हैं। तो इन सब को कंट्रोल करना, मैनेज करना, ये बहुत ही मुश्किल बात है कि पूरी दुनिया को ही हमने एक इंटरनेट ऑफ थिंग्स बना दिया है। तो अब इस सारी चीज़ों को मैनेज करना, इसमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, इसमें प्राइवेसी प्रोवाइड करना बहुत ही मुश्किल है। और हैकर्स के लिए के तो मज़े हो गए। पहले उनको सिर्फ कंप्यूटर के अंदर हैक करके वहाँ से डेटा निकालना पड़ता था, और कंप्यूटर को हम फिज़िकली भी सिक्योर बना सकते थे। किसी कमरे में, बिल्डिंग में हमने उसको बंद कर दिया और हम उसको सॉफ्टवेयर की मदद से भी सिक्योर बना सकते थे। लेकिन अब तो बात कंप्यूटर से बाहर निकल गई है, और जो डेली लाइफ ऑब्जेक्ट्स हैं हमने उनको ही प्रोसेसिंग के काबिल बना दिया है, उनमें भी अब डेटा आ गया है। तो वहाँ तो अब ऐसा हो गया है कि हैकर्स के लिए तो
एक पैराडाइज बन गई है, अब उनकी तो मज़े हो गए हैं। ठीक है, वायरस के लिए भी और फैलाना आसान हो गया है और हैकर्स के भी मज़े हो गए हैं। तो आइडियली तो परवेसिव कंप्यूटिंग का आइडिया बहुत अच्छा है, लेकिन सपोज़ करें कि अगर आपके सोफ़े में वायरस आ गया है और आप सोफ़ा उठा के ले जा रहे हैं और दूसरा आपका दोस्त पूछ रहा है, हाँ भाई कहाँ सोफ़ा कहाँ ले जा रहे हो, तो आप उसको बता रहे हैं कि इसमें वायरस आ गया है और मैं इसकी इंस्टॉलेशन कराने जा रहा हूँ। तो इस तरह का भी एक सीन हो सकता है इन परवेसिव कंप्यूटिंग। इसी तरह फिर हमारे पास सिस्टम के अंदर भी अब ये मसला आ सकता है कि वो गलत इन्फॉर्मेशन आगे पास ऑन करें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में या किसी स्पेसिफिक बंदे के बारे में। तो ये भी हम आजकल फेस कर रहे हैं। हमें अब फेसबुक पे और बाकी सोशल मीडिया के अंदर हम देख रहे हैं कि एक फॉल्स इन्फॉर्मेशन आ जाती है। मीम्स लोग बना लेते हैं और वो फिर हम देखते हैं कि व्हाट्सएप पे भी आ जाती है और एकदम पूरे सारे लोग उसको फैला देते हैं और बड़ा मुश्किल हो गया है आजकल कि ट्रू इन्फॉर्मेशन कौन सी है और फॉल्स इन्फॉर्मेशन कौन सी है। तो सिस्टम को तो पता नहीं है, वो तो क्योंकि कंप्यूटर्स हैं, लेकिन वो इंसानों जितने इंटेलिजेंट तो नहीं हैं, तो वो तो उनका काम तो है कि इन्फॉर्मेशन को फैलाना। अब इन्फॉर्मेशन ट्रू है या फॉल्स है, तो इसको मैनेज करना पड़ेगा कि जो इन्फॉर्मेशन फैल जाती है एकदम, तो क्या ये सही इन्फॉर्मेशन फैल रही है या नहीं फैल रही। तो ये तो दुश्मन भी इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया पाकिस्तान के बारे में कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन फैला दे और हमारे लोग भी चेक नहीं करते, वो फ़ौरन आगे आगे भिजवा देंगे, तो पूरे मुल्क में एकदम अफरा तफरी फैल सकती है। तो ये तो बहुत ही ख़तरनाक बात है। इसकी मैनेजमेंट करनी चाहिए कि इन्फॉर्मेशन जो एकदम फैले वो सही इन्फॉर्मेशन हो, गलत इन्फॉर्मेशन कहीं प्रोपोगेट ना कर जाए। इसी तरह पहले ज़माने में ये होता था कि अगर किसी ने की विंडोज़ ख़राब हो गई है तो फिर उसको एक कंप्यूटर में हम इंस्टॉल करते थे, या एक सर्वर के अंदर इंस्टॉल करते थे, या अगर किसी को इंस्टॉलेशन नहीं आती तो अपने दोस्त से आके कह देता था कि भाई आएँ ज़रा मेरे कंप्यूटर के अंदर विंडो इंस्टॉल कर दें, तो या ये इसमें फ़लाना सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दें। तो ये वो इंस्टॉलेशन कर देते थे लोग। लेकिन सपोज़ कि अगर हमारे पास डेली लाइफ ऑब्जेक्ट्स हैं और उनके अंदर इस तरह के हमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने हैं, तो ये कितना मुश्किल हो जाएगा इसको मैनेज करना। फिर वही एग्ज़ाम्पल दूंगा कि आप सोफ़ा उठा के ले जा रहे हैं या किसी बंदे को आप बुला रहे हैं और उसको कह रहे हैं मेरे सोफ़े में ये डिटेक्शन वाला सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दो, तो ये इसको मैनेज करना भी आसान नहीं होगा। कुछ सॉल्यूशंस हैं मैनेज करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल हम सॉफ्टवेयर बेस्ड इंटेलिजेंस एजेंट्स को यूज़ कर सकते हैं, या इसी तरह मोबाइल एजेंट्स को यूज़ कर सकते हैं। यानी ये सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स ही होंगे बेसिकली जिनकी मदद से हम चीज़ों को मैनेज करेंगे, या हम कोई ऐसी पॉलिसीज़ बना सकते हैं। ये पॉलिसीज़ तो हमेशा होती हैं, जैसे अभी आप देख रहे हैं कि अब व्हाट्सएप के अंदर एक नई पॉलिसी आ गई है, तो वो यूज़र से पूछते हैं, उनसे उनकी राय लेते हैं और जब यूज़र एग्री होता है तब वो इम्प्लीमेंट होती है। लेकिन हमारे लोग इन चीज़ों को अभी इतना ज़्यादा नहीं समझते कि पॉलिसी क्या चीज़ है। लेकिन मैंने आपको एग्जांपल दी कि व्हाट्सएप ने सपोज़ अपनी पॉलिसी चेंज की, तो पिछले दिनों आपने देखा कितनी इसके अंदर हल्ला गुल्ला मच गई। तो इस तरह की पॉलिसीज़ हो सकती हैं जिसके ज़रिए हम ज़बरदस्ती चीज़ों को मैनेज कराया जा सके। इस तरह क्वालिटी ऑफ सर्विस को भी मैनेज किया जा सकता है। उसके लिए फिर ये हो सकता है कि हम हाई बैंडविड्थ को यूज़ करें और लार्ज स्टोरेज को हम यूज़ करें, जिससे हमारे पास जो मीडिया फाइल्स हैं वो उनको हम आसानी के साथ एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सकें। अभी इस वक्त हमारे पास फाइबर ऑप्टिक्स तो मौजूद है जिसकी मदद से हम ये काम काफ़ी स्पीड से कर भी सकते हैं, लेकिन वायरलेस लिंक्स के लिए हमें अभी स्टिल इस तरह के फास्ट हाई बैंडविड्थ चाहिए, ताकि वायरलेसली भी हम डेटा को बड़ी स्पीड से ट्रांसफ़र कर सकें। इसका सलूशन ये है कि हमारे पास
मैनेजमेंट का ऐसा तरीका होना चाहिए जो अडॉप्टिव हो। अडॉप्टिव का मतलब ये है कि जैसी सिचुएशन आ रही है सिस्टम खुद से उसको अपने आप को कन्वर्ट करे और उस सिचुएशन के मुताबिक मैनेजमेंट करे। इसके लिए फिर जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो डिवाइड कर दी जा सकती है, मतलब एक ही बंदे के ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना हो बल्कि उसको हम डिफरेंट लोगों के ऊपर डिवाइड कर दें। जेनेटिक एल्गोरिदम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक कॉन्सेप्ट है जिसका मकसद ये है कि इंसानों की तरह कंप्यूटर्स के साथ भी जब कोई इवेंट आए तो वो उसको याद रखें और अगली दफ़ा उससे बेटर डिसीजन लें। लेकिन स्टिल ये सॉल्यूशन सूटेबल तो है, लेकिन इसके अलावा हमें कुछ शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस भी होने चाहिए ताकि जिससे कि सिस्टम्स ऑटोमेटिकली डिसीजंस ले सकें। सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ आवर लेक्चर। इस लेक्चर के अंदर हमने देखा कि कॉन्टेक्स्ट अवेयर कंप्यूटिंग क्या होती है और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या क्या प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा हमें। और फिर हमने इससे पहले देखा था कि परवेसिव कंप्यूटिंग क्या होती है, उसकी हिस्ट्री क्या है। और फिर हमने आज ये देख लिया कि अगर हम परवेसिव कंप्यूटिंग को इम्प्लीमेंट करना चाहेंगे तो उसके लिए हमें कौन कौन से चैलेंजेस का हमें सामना करना पड़ेगा और वो चैलेंजेस क्या हैं, और इन्हीं चैलेंजेस की वजह से ये परवेसिव कंप्यूटिंग अभी तक पूरी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो इस लेक्चर के अंदर या पिक्चर लेक्चर के अंदर तो वो आप पूछ सकते हैं।